बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 8 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मोशनल ईएमएफ ये हमारा टॉपिक है, डेरिवेशन भी होगी। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो के लिए आप ऊपर देखें, यहाँ पर आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तक चले जाएं तो मसला ही हल हो जाएगा। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 तक अब तक की सारी वीडियोस जो है आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी कंप्लीट। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री तो मैं ऑलरेडी पूरी बना के 13 चैप्टर अपलोड कर भी चुका हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12 केमिस्ट्री के नाम से, जिसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी है नोमेनक्लेचर का 2 घंटे का, ठीक है। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 11th केमिस्ट्री कंप्लीट, वो भी बना के मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है भाई। और ये जो आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साथ साथ पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक भी चल रही है, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसका ये पार्ट्स उसके लिखे हुए हैं। ये जो 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम उसके लिए, और ये जो पार्ट 8 है ये आपका सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का है। अच्छा, 2 टॉपिक हैं बेसिकली इसके अंदर, लेकिन ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी हेडिंग सिर्फ यहाँ लिखूँगा और एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा। ये है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछला पार्ट जो बनाया है ना ट्रांसफार्मर का, उसमें पिछले पार्ट के अंदर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसी के दौरान मैंने सारी डिटेल बताई थी कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है, बिजली तैयार की जाती है, कहाँ बनती है, पावर हाउस में। वहाँ क्या लगा हुआ होता है? बड़ा सा जनरेटर लगा हुआ होता है। जनरेटर में क्या होता है? बहुत बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है और उसके अंदर बड़ी बड़ी मोटी तारों वाली कॉइलें होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली तैयार की जाती है वहाँ पर, ठीक है भाई। वहाँ से उसी के बाहर फिर दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। वहाँ पर स्टेप अप जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उसके बाहर पावर हाउस के बाहर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि उसमें 2 कॉइल लगे हुए होते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी, और किस तरह से आगे जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, करंट को कम कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये करंट आगे फिर जा सकता है, रेसिस्टेंस कम हो जाती है। ये बात थी ख़ास तौर पे इसकी। और फिर यहाँ से तीसरा मरहला शुरू होता है कि यहाँ से फिर आगे वो आपके घरों के बाहर जो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, वहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके ये वोल्टेज कम करके आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपके घरों में बिजली पहुँचाता है। ये हम पूरी डिटेल पिछली वीडियो में देख चुके, माँ सिवाय एक चीज़ के कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दरमियान एक और चीज़ होती है जिसको ग्रिड स्टेशन कहते हैं। ग्रिड स्टेशन उसका काम। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसमें यही डिटेल है सारी की सारी, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा। सिर्फ इसके स्टेप्स जो हैं ये हैं। पावर जनरेशन एट द स्टेशन, इसको नोट कर लीजिए। पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तैयारी हो रही है, कहाँ पर हो रही है? एट द स्टेशन, एट द पावर स्टेशन, एट द पावर स्टेशन। यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि जब ये बिजली बन चुकी है तो अब ये पावर स्टेशन से बाहर आएगी, ठीक है। और वहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो लगा हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएंगे, मोशनल ईएमएफ की तरफ, उसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है ना।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स एट द पावर स्टेशन, एट द पावर स्टेशन, ये पावर स्टेशन के बाहर ही लगे हुए होते हैं, पावर स्टेशन पे ही लगे हुए होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से वोल्टेज अप होने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर से फिर अगला मरहला जो इसके बाद शुरू होता है वो शुरू होता है ट्रांसमिशन का एंड सब स्टेशन, यानी कि अब बड़ी बड़ी तारों में ट्रांसमिशन, यहाँ से बड़ी बड़ी तारें जो है उनमें ये बिजली आगे जाएगी और कहाँ तक जाएगी, सब स्टेशन तक। ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन, एक स्टेशन ये वाला हो गया जहाँ पर बिजली बन रही है, एक स्टेशन ये हो गया जिसको सब स्टेशन हम कहते हैं। यहाँ से जो है वो इसी सब स्टेशन के ऊपर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो लगे होते हैं। अभी इनकी हल्की हल्की सी डिटेल बताता हूँ। नंबर 4 और आखिरी चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन सब स्टेशन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन, ठीक है भाई। पावर जनरेशन, पावर बन रहा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, बिजली तैयार की जा रही है किस जगह पर, पावर स्टेशन पे। उसके बाद बाहर निकल रही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पावर स्टेशन पर ही, यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है। फिर आगे ट्रांसमिशन तारों के ज़रिए, ट्रांसमिशन का मतलब तरसील, अब ये बिजली आगे जा रही है, किसके ज़रिए जाएगी, तारों के ज़रिए जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन तारों के ज़रिए हो रही है और ये ट्रांसमिशन होते हुए ये तारें किसके साथ जाके कनेक्ट हो रही हैं, सब स्टेशन तक कनेक्ट हो रही है। ये आपके अपने इलाकों में सब स्टेशन बने हुए होते हैं। सब स्टेशन तक पहुंचने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद ये बिजली यहाँ पर मौजूद इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वास्ता पड़ता है, जहाँ पर इसके वोल्टेज ज़रूरत के मुताबिक कम किए जाते हैं और आप तक पहुँचाए जाते हैं। ये पिछली वीडियो में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास जो है इसका पावर जनरेशन एट द पावर स्टेशन। अब ये हेडिंग्स भी इतनी बड़ी बड़ी हैं यार, तो ये पहली वाली हेडिंग है, अब मैं दोबारा लिखने से बच जाऊंगा। तो इसी में क्या बात है, इसी फर्स्ट हेडिंग के अंदर का पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, जनरेटर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर जनरेटर्स लगे होते हैं जिनका काम क्या है, जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। ये जनरेटर चलते किससे हैं, रन बाय, ठीक है। इसकी सोर्सेज क्या हैं, जनरेटर को चलाने के लिए भी तो कोई सोर्सेज होंगी ना। तो यहाँ पर ही आपको बता दूं कि जनरेटर जो है टरबाइन से चलते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिसको हरकत दी जाती है तो जनरेटर काम करते हैं, ठीक है। और इस डिवाइस को, टरबाइन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरकत दी जाती है। क्या कहा मैंने, ये मेन चीज़ टरबाइन होती है और इस टरबाइन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरकत दी जाती है। तो टरबाइन चलती है तो जनरेटर चलता है। अब कौन सी सोर्सेज हैं जो इस टरबाइन को चलाने वाली हैं, हमारे पास ये सोर्सेज हाइडल है, हाइडल सोर्स भी है, पानी के ज़रिए भी आप, वो कहते हैं ना पानी के ज़रिए बिजली बन रही है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पानी के ज़रिए बिजली नहीं बन रही, ठीक है। पानी सिर्फ ये काम कर रहा है कि टरबाइन को चला रहा है, टरबाइन जनरेटर को चला रहा है, जनरेटर बिजली बना रहा है। तो ये कहना गलत है कि पानी के ज़रिए बिजली बन रही, नहीं, पानी के ज़रिए बिजली नहीं बन रही, बिजली तो जनरेटर बनाता है, ठीक है। लेकिन जनरेटर को जो चलाता है ना टरबाइन, उसको हरकत पानी के ज़रिए दी जाती है। तो ये हाइडल सोर्स है एक, जिसकी मदद से टरबाइन चलाया जाता है। कोयला, इसकी मदद से टरबाइन चलता नहीं है, इसकी मदद से बल्कि क्या होता है, सिर्फ पानी को बॉयल किया जाता है और पानी बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के प्रेशर से टरबाइन चलता है। तो हम कहते हैं कि बिजली कोयले से बन रही है, कोयले से नहीं बन रही भाई, बिजली से, कोयले से सिर्फ आग मिल रही है, उस आग से, उस हीट से आप पानी को बॉयल कर रहे हैं स्टीम हासिल करने के लिए। उस स्टीम का प्रेशर ड्राइव करता है टरबाइन को, जो कि जनरेटर को चलाता है। तो इस तरह कोयले से बिजली बनती है, ठीक है।
नेचुरल गैस भी यही काम करती है कि ये कोई बिजली नहीं बना रही, बल्कि नेचुरल गैस को जला के हम सिर्फ पानी को बॉयल कर रहे हैं, उससे स्टीम ले रहे हैं, वो टरबाइन चला रहा है। इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, यानी कि जिसको आप दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? विंड है इसमें हवा के ज़रिए, और सोलर और शमसी तवानाई सोलर एनर्जी के ज़रिए, यानी कि सूरज की रोशनी की मदद से और हवा की मदद से। तो सूरज की रोशनी और हवा की मदद से भी आप जो बिजली बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का टेक्निकल काम है। बहरहाल ये सारे के सारे मामलात हैं, घूम फिर के ये किससे कनेक्ट हैं? ये जनरेटर से ही कनेक्ट हैं, ठीक है भाई। तो जनरेटर चलेगा तो पावर स्टेशन पर पावर जनरेट होगा, ये हो गया मामला। उसके बाद दूसरी हेडिंग जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास ये आ जाती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द पावर स्टेशन। ये क्या कर रहा है भाई? रेज द वोल्टेज। ये दूसरी हेडिंग लिख नहीं रहा मैं, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? रेज द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। ये रेज द वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ठीक है भाई, ताकि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये वोल्टेज ट्रैवल कर सके। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लंबे सफ़र पे चला जाए। लंबे सफ़र इसको करना है ना, अभी इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस इलेक्ट्रिक करंट को बनने के बाद अब लंबा सफ़र करना है तारों के ज़रिए, क्योंकि ये पावर स्टेशंस कहाँ लगे होते हैं? शहरों के बाहर लगे हुए होते हैं। शहरों के बाहर से शहरों के अंदर बिजली पहुँचाने के लिए लंबा सफ़र करना है इस बिजली को, तो उसके लिए मुनासिब वोल्टेज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं इसके, किसकी मदद से? इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, ठीक है भाई। तो अगर रेज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ता है तो रिड्यूस करंट, करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, करंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और करंट के रिड्यूस होने का फ़ायदा ये होता है कि लाइन लॉसेस नहीं होते, रेसिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाती है, तो आपकी बिजली ज़ाया नहीं होती, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम कहते हैं कि रिड्यूस करंट लोवर्स आई स्क्वायर आर। रिड्यूस करंट, करंट जब कम हो जाता है तो इससे क्या होता है? लोअर आई स्क्वायर आर। ये वो फार्मूला है जो कि आपके लाइन लॉसेस को बताता है, तो ये भी कम हो जाता है। आप करंट को कम करेंगे तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। वो फार्मूला जो कि आपको ये बताता है कि आपके लाइन लॉसेस क्या हो रहे हैं, इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट का स्क्वायर लेके और रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ठीक है, यानी कि बिजली की तारें, ट्रांसमिशन लाइंस बोलें तो बिजली की तारें होती हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं आगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ओवरहेड पावर लाइंस 2 तरह की होती हैं ये, ठीक है, यहाँ 2 एरो बना के लिख रहा हूँ। ओवरहेड पावर लाइंस, ओवरहेड पावर लाइंस, सर के ऊपर से जो तारें जा रही होती हैं उनको कहते हैं ओवरहेड पावर लाइंस, या फिर ज़मीन के अंदर से इन बिजली की तारों को गुजारा जाता है, ये अंडरग्राउंड केबल्स कहलाती हैं, अंडरग्राउंड केबल्स कहलाती हैं, ठीक है भाई। अब स्टेप नंबर 3 यहाँ पे शुरू हो जाता है, ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन। अब सब स्टेशन तक ये पहुँच गया मामला। सब स्टेशन आपके इलाकों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब सब स्टेशन तक चलते हैं। सब स्टेशन तक ये बिजली पहुँच गई आपकी। सब स्टेशन से आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सब स्टेशन पे पहुंचने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तीसरी हेडिंग का नंबर डाल रहा हूँ, तीसरी हेडिंग ये रही, ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन, ठीक है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस,
सब स्टेशन पे क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं, लोअर द वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही ये है, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हमने जो है वो अभी पिछली वीडियो में देखा है। नंबर 4 जो है हमारे पास, वो ये वाली हेडिंग आ जाती है कि अब पावर स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसका किरदार देख लें। तो इसका क्या है, सेम एज अबव मैंने लिखा है, मतलब जो ये लिखा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे, मेन चीज़ जो पॉइंट इसका है ना ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन का, इसका पॉइंट ये है कि भाई सब स्टेशन पर बिजली पहुंच गई, ठीक है, और यहाँ से अब डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सब स्टेशन पर ही जो है वो क्या लगे हुए होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चौथा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही हैं, क्योंकि सब स्टेशन पर ही ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। और अगर ऊपर के 2 पॉइंट देखें तो वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि पावर स्टेशन पर ही ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ज़रिए बिजली को मुनासिब मिकदार में करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वाला टॉपिक है हमारा, इसको देख लेते हैं। और ये तो मैं आपको शुरू में पहले भी बता चुका हूँ, मोशनल ईएमएफ। लेकिन ये ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप एक और नाम दे दें यार, ये इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, और अभी एक और आप अभी नाम सुनेंगे, इसको हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप नाम बोलें या पोटेंशियल डिफरेंस नाम बोलें या वोल्टेज बोलें, तो ये एक ही चीज़ के 3 नाम हैं असल में। तो परेशान मत होइएगा, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो तो समझ जाइए कि वोल्टेज की बात हो रही है, जहाँ वोल्टेज की बात हो रही हो समझ जाइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कौन सी, ये है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशन का मतलब ही हरकत होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको शुरू के लेक्चर्स में कि बिजली बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ हरकत देनी पड़ेगी। एक मैग्नेट ले लें, उसका मैग्नेट का ये साउथ पोल है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लें इस तरह से, और तारों का गुच्छा लें आप इस तरह से, कॉइल ले लें, और इस कॉइल को, क्योंकि ये जो साउथ पोल है एक मैग्नेट का, ये जो नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट का, इसके गिर्द भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो असल में इस तारों के गुच्छे को आप इस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तारों के गुच्छे को, इस कॉइल को आप हरकत दे रहे हैं ना, तो ये क्या है, मोशन। और ये हरकत देने से क्या होगा, इस तारों के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी, ये बात याद रहे कि इन तारों के अंदर ये जो कॉइल है, ये कॉइल बनी किससे है, ये तारों का गुच्छा ही है ना, ये एटम्स से मिलके बनी है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, आपको पता है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या किरदार होता है, न्यूट्रॉन का तो कोई भी किरदार नहीं होता। इस कॉइल के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ताल्लुक़ है, जिसमें प्रोटॉन का भी कुछ नहीं है, प्रोटॉन अपनी जगह पर ही होते हैं, कहीं नहीं जाते। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं मेन चीज़, ये इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो फ्लो हो रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इस तार के अंदर भी फ्रीली मूव कर रहे थे पहले, जब आपने इस तार को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लेके आए थे, इस कॉइल को आप उठा के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं लेके आए थे, तो इस कॉइल के अंदर जो एटम्स हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मज़े से अपनी मर्ज़ी से कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कोई यहाँ जा रहा था, कोई वहाँ जा रहा था। हरकत में तो थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अपनी मर्ज़ी चल रही थी।
लेकिन जैसे ही आप इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आए हैं, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स लाइन बना के खड़े हो गए और एक साथ उन्होंने अब हरकत शुरू कर दी। एग्जैक्टली यही होता है जी, बिल्कुल। ये रैंडम मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा होता है ना, ये ख़त्म होके ये एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और ये हरकत करना शुरू कर देते हैं एक ही सिमत में। और यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ढेर हो गए। आप सोचिए ज़रा कि इस कॉइल के अंदर अब एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ढेर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स ढेर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये नेगेटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सिमट के इस कोने पे आके जमा हो गए हैं इस कॉइल के, तो पीछे बचा क्या है? प्रोटॉन्स। कॉमन सेंस की बात है भाई, प्रोटॉन बेचारे कहीं नहीं जा सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के। तो यहाँ पर ये जो है वो पॉजिटिव पोल बन जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि इस जगह पर प्रोटॉन्स का ढेर बाकी रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे निकल के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये काम होगा। ये कब होगा? जब आप इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे और हरकत देंगे, और हरकत देंगे। अब यहाँ पर कई चीज़ों के मैं नाम जो है वो इस्तेमाल करूँगा। मैं बोलूँगा कि इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी जब आप इस कॉइल को हरकत देंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पहली चीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इस कॉइल के अंदर वोल्टेज जो है वो अपीयर हो गए हैं, वोल्टेज इसमें शामिल हो गए हैं। फिर मैं इसको ये नाम भी दूंगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी क्रिएट हो गया है। कभी गौर किया आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है? कई जगहों पे आप समझते होंगे यार ये बिजली के बारे में बात हो रही है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा दिया कहीं। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए आप बोलते हैं ना इसमें करंट मौजूद है। हम तो एक ही बात जानते हैं भाई, इस तार के अंदर करंट मौजूद है। तो मैं इसमें कहूँगा कि इस कॉइल के अंदर भी क्या मौजूद है? इस कॉइल के अंदर करंट मौजूद है। क्या मौजूद है? करंट मौजूद है। करंट के साथ आप एक और लफ्ज़ भी तो इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं करंट का वोल्टेज। वोल्टेज, या तो आप बोलेंगे हाई वोल्टेज करंट है इसके अंदर, या आप बोलेंगे लो वोल्टेज करंट है इसके अंदर। क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे इसके अंदर वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज करंट है इसके अंदर, या आप बोलेंगे लो वोल्टेज करंट है इसके अंदर। समझ आ रही है बात आपको? तो इस कॉइल के अंदर जब हम आम जिंदगी में तो ये बोलेंगे यार इसमें करंट आ गया, पहले इसमें करंट नहीं था इस कॉइल के अंदर, अब तो इस कॉइल को हाथ लगा रहे हैं, झटका लग रहा है, भाई इसमें करंट आ गया। यही बात है ना? तो ये जो आप करंट करंट बोल रहे हैं, तो करंट के साथ वोल्टेज भी तो होता है। वोल्टेज ही असल में आपको करंट की मिकदार बता रहा होता है। करंट की मिकदार बता रहा, करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, ठीक है? तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें, वोल्टेज की बात करें, या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वो पैदा हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। वो पैदा हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। हाउ, कैसे पैदा होगा? किसकी मदद से? मोशन की मदद से, हरकत की मदद से। मोशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर ही है ना, कॉइल, विद इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो आप कंडक्टर को हरकत दे रहे हैं, इससे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, या फिर वोल्टेज जनरेट हो रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या मोशनल वोल्टेज, या मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस। मोशनल, क्यों इसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं? देखें, बार बार मैं तीनों का एक साथ नाम ले रहा हूँ इसीलिए ताकि परेशान ना हो आप, खिचड़ी नहीं पका दें आप, ये ना समझें कि अलग अलग चीज़ें। नहीं भाई, एक ही चीज़ के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता हूँ कि वोल्टेज का नाम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रख दिया गया।
इस वोल्टेज को भी पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया है कि ये असल में ड्राइविंग फोर्स है जो धक्का दे रही है इसके अंदर मौजूद चार्जेस को। अभी आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना ज़्यादा, अभी यहीं पर रहें। तो ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल वोल्टेज या मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। क्यों? हाउ? मोशन ऑफ कंडक्टर यानी कि कॉइल विद इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल या कंडक्टर की हरकत की वजह से, मोशन की वजह से ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है या वोल्टेज जनरेट हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो इस किस्म के ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इसके अंदर, कॉइल के अंदर एटम्स हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए, एक साइड पे ढेर हो गए। डिफरेंस का क्या मतलब है? फ़र्क। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में डिफरेंस है कोई फ़र्क है? आप बोलेंगे नहीं सही, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही, ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, नो डिफरेंस। ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि ये नेगेटिव और नेगेटिव हैं, इनमें कोई फ़र्क है, कोई डिफरेंस है? आप बोलेंगे नो डिफरेंस सर, एक ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर मैं इनको चेंज कर दूँ, एक को पॉजिटिव कर दूँ, दूसरे को नेगेटिव कर दूँ, तो आप बोलेंगे सर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। इस कॉइल के अंदर ये डिफरेंस आपने देखा? इस साइड पर इलेक्ट्रॉन ढेर हो गए हैं नेगेटिव पोल पे, और इस साइड पर प्रोटॉन बच गए हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस तो समझ में आ गया। यहाँ पे डिफरेंस तो क्रिएट हो गया है, फ़र्क तो क्रिएट हो गया है। पहले ये इलेक्ट्रॉन जहाँ थे वही प्रोटॉन थे एटम के अंदर, तो वहाँ तो ये मामला ऐसा कोई था नहीं, सब चीज़ें बराबर बराबर थी। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, प्रोटॉन एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, अब ये डिफरेंस आ गया क्लियरली, जैसे कि ये इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब दूसरा, ये डिफरेंस जो आया है किसकी वजह से? इसके साथ क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मतलब होता है वैसे ताकत। ताकत, वो फ़र्क जो कि ताकत आपको दिखा रहा है, वो फ़र्क जो कि आपको पोटेंशियल दिखा रहा है। कैसे? अब सपोज़ करते हैं यहाँ से वहाँ पहले 10 इलेक्ट्रॉन गए थे, अब यहाँ से वहाँ 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो 1000 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जमा होंगे, या एक कोई दूसरी ऐसी कॉइल है उसके इस नेगेटिव पोल पर 10 इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, और यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन भी 10 होंगे, तो मुझे बताइए कि ये ज़्यादा ताकत वाला कौन सा होगा? जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ऐसी बात है ना। एक साइड पे एक कॉइल ऐसी है जिसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल पे जमा हो गए, एक कॉइल ऐसी है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल पे जमा हो गए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ये भी आपको क्या बता रही है? ये ताकत का बता रही है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ जो आपको ताकत का बता रही है, ध्यान से सुने, इन इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को हम चार्जेस भी कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चार्जेस जा रहे हैं। ठीक है ना। चार्जेस ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे अगर वो तेज़ी से जाएंगे, और चार्जेस कम एनर्जेटिक होंगे अगर वो स्लो जा रहे होंगे। आपको पता है मैं क्या समझा रहा हूँ? चार्जेस का तेज़ी से जाना और चार्जेस का स्लो जाना आपको मैं वोल्टेज बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बता रहा हूँ, मैं आपको ताकत का फ़र्क भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन जो यहाँ पर जमा होंगे बच जाएंगे। 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो 1000 प्रोटॉन यहाँ बच गए ना। तो हम इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं ये डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है, ताकत से रिलेटेड है। समझ आ गई बात? और ताकत या पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कौन सी कर रही हैं? दो चीज़ें कर रही हैं, या तो चार्जेस की तादाद
या चार्जेस की रफ्तार। ठीक है, कोशिश तो की है मैंने आपको समझाने की कि ये कुलिया आपकी समझ में आ जाए कि यार इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कह रहे हैं। यार डिफरेंस है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार इतना तो समझ आ ही गई है सर की बात कि ये डिफरेंस का मतलब जो है यही है कि जब हम एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाते हैं, बिजली बनाते हैं एक वायर के अंदर, जब, या आसान लफ्ज़ों में एक वायर के अंदर वोल्टेज आ जाता है या इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है एक वायर के अंदर, तो असल में वहाँ उस वायर में हो क्या रहा होता है। इलेक्ट्रॉन सिमट के एक साइड पे आ जाते हैं, चार्जेस सिमट के एक साइड पे आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस तो है। अब पोटेंशियल का मतलब ताकत है, तो ताकत पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें, जितनी ज़्यादा तादाद इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की इन पोल्स पे होगी, या जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे ये। और एनर्जेटिक का कैसे पता लगेगा आपको? इनकी रफ्तार से, किस रफ्तार से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? वोल्टेज का नाम देते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं। क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम देते हैं? क्योंकि इन चार्जेस को स्लो या तेज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए असल में फोर्स एक काम कर रही है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव। देखें, इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से, मोटिव वर्ड निकला है मोशन से, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाली फोर्स। बस अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, मोटिव मीन्स मोशन, तो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी के साथ हरकत करवाएगी। और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम है तो ये इलेक्ट्रॉन की हरकत स्लो होगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर वोल्टेज कम होगा, या तीसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और ये तीनों चीज़ें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो ये चीज़ कनेक्ट है इस कॉइल की हरकत से। जितनी तेज़ी से ये कॉइल हरकत कर रहेगी उतनी तेज़ी से ही इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, इसमें वोल्टेज बनेंगे, ठीक है, या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कॉन्सेप्ट मिल गया। इसी इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, अब नोट्स ले लेते हैं इसके। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स तो हैं, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि 100% मैंने समझा ही दिया आपको। बहरहाल तो इसमें क्या होगा भाई, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर कंडक्टर मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये सब आपको समझ में आएंगे। कंडक्टर बोलें तो कॉइल मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, हरकत करती है किसके अंदर? बाहर। मूव थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के आगे पीछे ये हरकत करती है। तो इस हरकत का रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? इस हरकत का रिजल्ट क्या निकलेगा? एन इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंडक्टर। एन इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी प्रोड्यूस। इस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। अच्छा, अगर ये कंडक्टर या कॉइल को आप हरकत दिलवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसकी एप्लीकेशंस हैं कोई? ऐसी ही कोई हरकत हम किसी जगह पर देख रहे हैं यूज़ होते हुए? क्या कुछ हमारे पास ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर ये कंडक्टर या कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द अंदर बाहर हरकत कर रहा हो और उससे जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, बन रहा हो?
उस कंडक्टर के अंदर? जी बिल्कुल, दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। एक है हमारे पास जनरेटर, जनरेटर के अंदर भी यही होता है, और दूसरी हमारे पास है सेंसर्स। बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिनके अंदर ये काम हो रहा होता है। ठीक है भाई, अब इसकी ज़रा डेरिवेशन देख लें कि क्या हम डिराइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, हेडिंग डाल लें, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बोलें तो फॉर्मूला या इक्वेशन। तो आपको जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, किसकी? फॉर मोशनल ईएमएफ, फॉर मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन या फॉर्मूला आप जो है वो ड्राइव कर लीजिए। वो कह रहा है सपोज़, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है जिसके दो एंड हैं जिसको हम पी क्यू कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये पी किनारा, ये क्यू किनारा, ये स्ट्रेट वायर है, और इसकी लेंथ जो है वो, लेंथ जो है वो एल आप ले लें। ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर का लूप बना लें इस तरह से, ये। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से यहाँ आई वायर, यहाँ से ये यहाँ आई, यहाँ से ये यहाँ आई, और यहाँ से ये यहाँ आ गई वायर। ये बन गया लूप। इसको आप कर दें पी क्यू आर और एस। यहाँ से चली यहाँ आई, यहाँ से चली यहाँ आई, यहाँ से चली यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब इस तरह का लूप आपने इस वायर का बना दिया, जिसको आपने क्या नाम दिया? पी क्यू आर एस। लेंथ एल हो गई। ठीक है, रेगुलर लूप में कन्वर्ट कर दें इसको, रेगुलर लूप पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस ये बन गया। और ये जो अब मोशन होगा इस लूप का, मोशन ऑफ लूप पी क्यू आर एस, इसकी जो हरकत होगी, क्योंकि इसको आपने हरकत दिलवाना है किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगी ये? ऐसे आमने सामने, परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ लूप, इसको लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ लूप क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो राइट एंगल, राइट एंगल बनाए ये जो लूप है ये राइट एंगल बनाए, या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाए। किससे? विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने ये लूप बना रखा है ना कंडक्टर का, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक, इसको उस मैग्नेटिक फील्ड के किस तरह रखना है आपने? 90 डिग्री के एंगल पर रखना है, या परपेंडिकुलर रखना है, या फिर एट राइट एंगल रखना है। घूम फिर के सारी यही बातें। ठीक है भाई, पॉइंट नोट कर लिए, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, ये जो मोशन होगा वायर का, मोशन ऑफ वायर, वायर कहूँ या कंडक्टर कहूँ इसको, इसकी जो हरकत होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म, यकसा होगी। ठीक है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल वी से। ये स्मॉल वी है कैपिटल वी वोल्टेज के लिए। ठीक है भाई, अब ये हरकत की भी बात आ गई, इसी कंडक्टर, इसी वायर, इसी लूप की हरकत की भी बात आ गई। ठीक है, फिर आगे क्या बात है? जब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये
कंडक्टर, ये लूप, ये वायर, ये कॉइल परपेंडिकुलरली जब उस मैग्नेटिक फील्ड में हरकत करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फोर्स निकलती है। मैग्नेटिक फोर्स निकलती है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो असरअंदाज हो रही है इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, इस लूप के ऊपर, इस वायर के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर, ये जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, उसको हम कैसे कहते हैं? हम यहाँ लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉइल। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉइल। कॉइल या वायर कह लें या कंडक्टर कह लें, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से जब मैग्नेटिक फोर्स जाके लगेगी इस कंडक्टर के ऊपर, इस वायर के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर, इस लूप के ऊपर, तो असल में किसके ऊपर लगेगी जाके? उस कॉइल, उस वायर, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद एटम्स और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करेंगे तब, ठीक है? तो पहले उसको देखेंगे कैसा बिहेव करेंगे उस फोर्स की। वो फोर्स इसके बराबर होगी F इज इक्वल टू माइनस ई, ये वोल्टेज हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है भाई। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू सिर्फ E वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है डायरेक्शन। आप इलेक्ट्रॉन्स को सीधा भी घुमा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा भी घुमा सकते हैं, ठीक है? सिर्फ उसकी डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी, बस परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन सिर्फ आपको घुमा देंगे उसको, उस कंडक्टर को, उस लूप को, उस वायर को, उस कॉइल को। आप अभी 90 डिग्री है, दोबारा उसको 90 डिग्री पे ले आएंगे, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो ऐसे 90 डिग्री पे ले आएंगे, उल्टा 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उल्टा हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन के लिए। बहरहाल ये वो फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है? और ये हमने कहाँ कब निकाला था याद है? पिछला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये तब हमने निकाला था फॉर्मूला। इसकी ज़रूरत अब यहाँ पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये भी आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट, जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब इस फोर्स के अंडर आएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। बताइए ना मैंने शुरू में तफसील सारी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट एट वन एंड ऑफ वायर। इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट एट वन एंड ऑफ वायर। वायर के एक किनारे पर ये इलेक्ट्रॉन्स ढेर होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव पोल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पोल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी सारी तफसील बताइए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फिर? जब ये एक्युमुलेट होंगे इलेक्ट्रॉन एक किनारे पर वायर के, इसका रिजल्ट ये निकलेगा नेगेटिव चार्ज एट वन पोल। नेगेटिव चार्ज एट वन पोल, एक पोल पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। कन्वर्सली और इसके अपोजिट, कन्वर्सली मतलब इसके अपोजिट दूसरे पोल पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा एट अदर पोल ऑफ वायर। वायर के एक साइड पर नेगेटिव पोल, दूसरी साइड पर पॉजिटिव पोल, ठीक है भाई? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बनने से इसका रिजल्ट निकलेगा डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद इन वायर। डेवलपमेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा
डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद इन वायर, वायर के अंदर, विद इन वायर, वायर के अंदर, ठीक है भाई। और इसी डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है, इसी डेवलपमेंट ऑफ वोल्टेज को कहा जाता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है भाई, कॉल्ड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भाई, अगला स्टेप क्या है? नाउ ये जो चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, ये ऐसे ही नहीं चले गए, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क किया है। तो वर्क डन जो किया है इसने, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय मैग्नेटिक फील्ड टू मूव चार्जेस, टू मूव चार्जेस। तो वर्क डन जो किया मैग्नेटिक फील्ड ने इन चार्जेस को मूव करवाने के लिए, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है W/Q, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है भाई। वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो ये वर्क डन हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क डन नॉर्मली किसके बराबर होता है? FD के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर वायर की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? L। फोर्स इसी तरह रहेगी, तो यहाँ W की जगह पर क्या आ जाएगा? FL आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है W की जगह पर क्या आ जाएगा? FL/Q, ठीक है भाई। अब ये जो F है, इसका भी आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 18 में इस F की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, इस F की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। चैप्टर नंबर 18 में हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मैग्नेटिक फील्ड के। तीनों को हमने एक जगह इकट्ठा किया था तो ये बना था IV/B, इसके बराबर हुआ था ये IV/B और QV/B, सॉरी QV/B। यार इसको मिटा दूं। नाउ यहाँ से शुरू करें। नाउ F इज इक्वल टू, ये फोर्स किसके बराबर है? QV/B साइन थीटा, QV/B साइन थीटा। पुट, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये PD जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि वोल्टेज के बराबर है तो वोल्टेज कर लें इसको, ठीक है। और F की जगह पर क्या आ जाएगा? QV/B साइन थीटा। L इसी तरह आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और क्योंकि और साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा जो है वो असल में साइन 90 के बराबर है और कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम साइन 90 लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो ये साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। Q तो ख़त्म हो ही चुका, तो वोल्टेज जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? VBL के, VBL के, VBL के। ये आ गई आपकी इक्वेशन। With the help of this equation, what can you do? This equation will give you
दिस equation will give you motional इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भाई। B जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गड़बड़ नहीं करना भाई, ये देखो छोटा V है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ा V जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी डेरिवेशन भी हो गई। ठीक है भाई। एसी जनरेटर पार्ट 9 के अंदर हम एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा हो गया ये चैप्टर, 6-7 पार्ट्स में पूरे चैप्टर मैंने पिछले निपटा दी, ये तो 8 पार्ट बन गए और अभी भी इसका टॉपिक बाकी है, अभी तो एक्सरसाइज भी बाकी है। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।